हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट आज के क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एसीओ में चैप्टर 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 19 तक। और स्टूडेंट इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के, ऑब्जेक्टिव 1 2 क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर या एक्सरसाइज के इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं हर क्वेश्चन के इंडिविजुअल सॉल्यूशन को। क्लियर है? और प्लीज जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के क्लास को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, आपको दो वेक्टर दिया गया है, दो वेक्टर ए और वेक्टर बी आपको दिया हुआ है। फाइंड द एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच का एंगल निकालना है। वेक्टर ए आपका क्या है, 2i प्लस 3j प्लस 4k, और वेक्टर बी क्या है, दिस इज 3i प्लस 4j प्लस 5k। चलिए ठीक है, दोनों के बीच के एंगल को निकालना है। लेट दोनों के बीच का एंगल है थीटा मान लेते हैं, मतलब थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अगर दोनों के बीच का एंगल थीटा है स्टूडेंट, तो हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। अब डायरेक्ट कैसे दिमाग में आया है कि ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लें, क्योंकि भाई दोनों वेक्टर के बीच के एंगल को निकालना है और डॉट प्रोडक्ट में इस फॉर्मूला में ये थीटा एंगल आ रहा है। पहला रीजन थीटा एंगल आ रहा है, इसलिए ध्यान दिया इस फॉर्मूला पे। हाउ टू थिंक, दिस इज इंपॉर्टेंट। दूसरा, दोनों वेक्टर जब आपको आई जे के टर्म में दिया हुआ है तो बहुत आसानी से हम दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं, साथ ही साथ दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हैं। मतलब वेरी क्लियर कि इस फॉर्मूला से आसानी से हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। तो यहां से स्टूडेंट आप देख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। क्लियर है? चलिए यहां पर ए डॉट बी, ए क्या हो गया आपका 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट बी क्या हो गया 3i प्लस 4j प्लस 5k डिवाइडेड बाई ए का, यहाँ पे ए मतलब ए का मैग्नीट्यूड बहुत आसानी से लिख सकते हैं। आई जे के में दिया मतलब आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। क्लियर है? इनटू बी का मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, रूट अंडर आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? चलिए ठीक है। नाउ यहां से देखिए आसानी से हम लोग डॉट कर सकते हैं। आई वाले टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू थ्री प्लस फिर जे वाले टर्म को 3 इंटू 4 फिर प्लस 4 इंटू 5 क्लियर स्टूडेंट? नाउ डिवाइडेड बाई रूट, दिस इज 4 प्लस 9 प्लस 16 दिस बिकम्स रूट अंडर 29 इंटू ये कितना हो गया 9 प्लस 16 प्लस 50 9 प्लस 60 प्लस 25 दिस बिकम्स 50 क्लियर स्टूडेंट? नाउ दिस बिकम्स 6 प्लस 12 प्लस 20 दिस बिकम्स 38 डिवाइडेड बाई ये रूट अंडर 29 रूट 50 को लिख सकते हैं रूट के अंदर में 25 इंटू 2 रूट 50 को, तो 25 जो है बाहर आ जाएगा तो 5 हो जाएगा, मतलब कि इंटू 5 रूट 2। क्लियर स्टूडेंट? 5 रूट 2 चलिए दिस इज 38 डिवाइडेड बाई 5 29 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब 5 इंटू 58 हो जाएगा, इतना आपका हो जाएगा। क्लियर है? मतलब यहां से ये हमारा क्या चीज का वैल्यू स्टूडेंट निकला, दिस इज cos थीटा इक्वल्स टू 38 डिवाइडेड बाई 5 रूट 58। यहां से इसलिए हम लोग लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 38 डिवाइडेड बाई 5 रूट 58। ये इतना आपका दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हो गया। वेरी क्लियर, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 38 1450। अच्छा ये इसको ऐसे लिख दिया गया है, चलिए ये रूट 50 ही रखा गया है एंड सो रूट 50। देखिए जहां तक आंसर में लाने वाली बात है तो ये 38 इसको अगेन
5 जो है फिर रूट के अंदर में चला गया, तो 25 इंटू 58, 25 इंटू 58, ठीक है, 25 इंटू 50। डायरेक्ट आप यहाँ से भी लिख सकते थे, आंसर जहाँ तक मिलाने वाली बात है। तो ये यहाँ पे आपका आ जाता है cos इनवर्स 38 डिवाइडेड बाई 1450 ना आपका आ जाता है। क्लियर है? आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई जोड़ नहीं है, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आपको नहीं पूछने जा रहा है। कंसेप्ट शुड बी क्लियर कि दो वेक्टर अगर दिया हुआ है जेके में तो कैसे हम एंगल निकालते हैं। क्लियर स्टूडेंट? चलिए हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 14। क्वेश्चन नंबर 14, प्रूफ दैट ए डॉट ए क्रॉस बी जो है ये 0 है, ए डॉट ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0, ए डॉट ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0। देखिए स्टूडेंट, इसको आप दोनों तरीके से बिना पेन की सहायता से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, पेन का यूज करके भी, जनरल ट्रेडिशनल वे से भी सॉल्व कर सकते हैं। बिना पेन का अगर आप यूज करना चाहें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो समझिए ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर है, ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर है जो ए पर भी परपेंडिकुलर है और बी पर भी परपेंडिकुलर है। जिस प्लेन में ए और बी है उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए क्रॉस बी वेक्टर होगा। वेक्टर प्रोडक्ट में आप लोगों ने डिटेल पढ़ा होगा थ्योरी में, वहाँ पे क्लियर है। थोड़ा भी डाउट है तो थ्योरी का लिंक भी यहाँ पे नीचे में दिया गया, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर है जो कि ए पर परपेंडिकुलर है, बी पर भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब एक ऐसा वेक्टर का हम ए के साथ डॉट कर रहे हैं जो ए पर परपेंडिकुलर है, ये एक ऐसा वेक्टर है जो ए पर परपेंडिकुलर है, तो इसका जब डॉट करेंगे ए के साथ डॉट करेंगे तो ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। क्लियर है? तो दोनों के जब डॉट करेंगे तो ए इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, तो ये जो वेक्टर है ये ए पर परपेंडिकुलर है तो क्या आएगा, cos 90 आएगा, वैल्यू 0, cos 90 वैल्यू 0। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये आपका पहला मेथड आप लिख सकते हैं विदाउट यूजिंग पेन, फर्स्ट मेथड। अब इसको अपने लैंग्वेज में स्टूडेंट आप लिख सकते हैं फॉर योर फ्यूचर रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर है? विदाउट यूजिंग पेन, इस तरह से कि भाई हाँ ये तो ऑब्वियस है, इस तरह से ये होगा, ठीक है। जनरल तरीके से मान लिया आप सॉल्व करके देखना चाहते हैं, प्रूफ करना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। मान लिया लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, ए डॉट बी, सॉरी ए डॉट ए क्रॉस बी, ठीक है। चलिए तो ए डॉट ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है भाई ए बी साइन थीटा, और एक वेक्टर होता है एन वेक्टर। ये एक ऐसा एन वेक्टर होता है जो यूनिट वेक्टर होता है और परपेंडिकुलर होता है ए और बी, जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर। क्लियर हम लोग को? चलिए ठीक है। यहाँ से देखिए ये पूरे टर्म को ए बी साइन थीटा, इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, ए बी साइन थीटा, मतलब कि फाइनली ए बी साइन थीटा और फाइनली इसका मल्टीप्लीकेशन हम कर रहे हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन, क्लियर स्टूडेंट? नौ यहाँ पे ए बी साइन थीटा यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। थीटा यहाँ पर क्या हो गया, थीटा आपका है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, थीटा ए और बी के बीच का एंगल है, ठीक है। नाउ ए डॉट एन, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है फॉर्मूला, ए का मैग्नीट्यूड इंटू एन का मैग्नीट्यूड, तो 1 हो गया। ये हम बताएं कि एक यूनिट वेक्टर होता है, एन जो एक यूनिट वेक्टर होता है पता है, इंटू कॉस। अब ध्यान दीजिए अगेन, इनफैक्ट वही बात आ रहा है घूम फिर के अगेन। अब ए और एन के बीच का क्या एंगल होगा स्टूडेंट, ए और एन के बीच का एंगल, तो एन एक ऐसा वेक्टर है, एन कैसा वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर यूनिट वेक्टर जो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर है, मतलब एन वेक्टर जो है ए पर परपेंडिकुलर है, तो ए और ए डॉट एन क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड इंटू cos 90 डिग्री, दिस इज ए बी साइन थीटा इंटू 0, चूंकि cos 90 आपका 0 हो गया, फाइनली दिस इज 0, दिस इज RHS। इस तरह से भी कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, दो वेक्टर आपको दिया हुआ है और इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है।
वेक्टर ए दिया हुआ है, दिस इज 2i प्लस 3j प्लस 4k, 2i प्लस 3j प्लस 4k, और वेक्टर बी दिया हुआ है 4i 3j 2k, 4i प्लस 3j प्लस 2k, 4i प्लस 3j प्लस 2k। चलिए ठीक है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, a क्रॉस b, a क्रॉस b। चलिए बहुत ही आसानी से हम लोग एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं जो जनरल प्रोसीजर है आई जे के। क्लियर है, एक रो में आई जे के हो गया, फिर बाकी दूसरे रो में हम लोग क्या करते हैं, इसका जितना आई जे के का कोफिशिएंट है वो लेते हैं, मतलब 2 3 4, 2 3 4, फिर इसमें इसका कोफिशिएंट 4 3 2, 4 3 2। चलिए ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। एक बार वेक्टर आई लेंगे, वेक्टर आई लेंगे तो पता है जनरल प्रोसीजर आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करने आना चाहिए। इसको कवर किए, इसको कवर किए, आपका बच गया 3 3 3 4 2, तो 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। क्लियर है, फिर माइनस 3 इंटू 4, माइनस 3 इंटू 4। क्लियर है, अब जे लेंगे तो पहले ही माइनस जे ले लेते हैं। ठीक है, माइनस जे ले लेते हैं। अब इसको ढक दिए, दोनों को ढक दिए, तो बचेगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, माइनस 4 इंटू 4, माइनस 4 इंटू 4, फिर प्लस के लेते हैं। ठीक है, प्लस के लेंगे तो इसको ढक दीजिए। ठीक है, फिर 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, माइनस 4 इंटू 3, 4 इंटू 3। क्लियर स्टूडेंट, चलिए अब इसको सिंपली हम लोग सॉल्व करेंगे। दिस इज वेक्टर आई 6 माइनस 12 माइनस जे वेक्टर, दिस इज 4 माइनस 16 प्लस के वेक्टर, दिस इज 6 माइनस 12, नो दिस इज 6 माइनस 12 माइनस 6, तो माइनस 6 आई हो गया। 4 माइनस 16 माइनस 12, माइनस पहले से है तो प्लस 12 जे, 6 माइनस 12 माइनस 6, तो माइनस 6 के। दिस इज फाइनल आंसर। वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 15 माइनस 6 आई प्लस 12 जे माइनस 6 के। क्लियर स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब ए बी सी एक ऐसा वेक्टर जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब हर दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री है। क्लियर है, देन सो दैट दिस, तो हमें प्रूफ करना है, क्या दिया हुआ है भाई कि ए बी सी जो है ये आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हमें शो करना है सी क्रॉस ए क्रॉस बी जो होगा वो 0 होगा, सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0। चलिए ठीक है, देखिए अगेन चलिए जनरल तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपका हो गया सी क्रॉस ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। चलिए अब इसको अगेन हम लोग लिख सकते हैं एग्जैक्ट, अभी जस्ट हम लोग इस तरह का अभी काम किए थे, प्रूफ डेट ये प्रूफ करने में इसी तरह का काम किए थे। ए क्रॉस बी को हम लोग स्टूडेंट लिख सकते हैं ए बी साइन 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ए और बी भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, आपस में सब परपेंडिकुलर है, तो ए और बी के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। तो ए क्रॉस बी को लिखेंगे ए बी साइन 90 डिग्री, और एक वेक्टर एन वेक्टर लिखेंगे जो कि यूनिट वेक्टर होगा, और ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है, चलिए यहाँ से साइन 90 डिग्री का वैल्यू तो 1 हो गया। ठीक है, एक लाइन और लिख लेते हैं, सी क्रॉस ए बी इंटू 1 इंटू एन वेक्टर, यहाँ से ये ए बी को बाहर निकालिए, तो फाइनली अब हम लोगों को क्रॉस करना है वेक्टर सी और वेक्टर एन को क्रॉस करना है, वेक्टर सी और वेक्टर एन को क्रॉस करना है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, एन कैसा वेक्टर था? एन एक ऐसा वेक्टर है जो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर है, डिफिनीशन के हिसाब से क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये एन एक ऐसा यूनिट वेक्टर होता है जो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर है। क्लियर है, मतलब एन जो है ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर है, और क्वेश्चन के हिसाब से सी भी जो है वो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सी भी ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर है, एन भी ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर है, मतलब निश्चित रूप से ये दोनों वेक्टर या तो पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा। समझिएगा, या तो पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा, या तो पैरेलल होगा। मान लीजिए ये ए वेक्टर ऐसे है इस प्लेन में, बी वेक्टर इस तरह से है,
बी वेक्टर इस तरह से है, ठीक है, और सी वेक्टर आपका इस तरह से, सी वेक्टर ये है, मतलब एग्जैक्टली एक्स वाई और जेड एक्सिस। ए वेक्टर जो है मान लीजिए एक्स एक्सिस की तरफ है, बी वेक्टर आपका वाई एक्सिस की तरफ है, और सी वेक्टर आपका जेड एक्सिस की तरफ है, जेड एक्सिस की तरफ। अब सी जो है ए पर भी परपेंडिकुलर, बी पर भी परपेंडिकुलर है। ए क्रॉस बी फॉर्मूला के हिसाब से ए क्रॉस बी का भी डायरेक्शन जो होगा जेड एक्सिस की तरफ होगा, जेड एक्सिस की तरफ होगा। क्लियर है, मतलब कि उस केस में सी वेक्टर और एन वेक्टर दोनों जो है पैरेलल हो जाएगा, दोनों पैरेलल हो जाएगा। क्लियर है, तो इस केस में हियर जो है सी एंड एन विल बी पैरेलल, सी एंड एन विल बी पैरेलल, इस केस में पैरेलल हो जाएंगे। क्लियर है, वहीं सपोज कीजिए अगर आप इस तरह से मान लेते हैं, अब बी वेक्टर को आप मान लेते हैं एक्स एक्सिस की तरफ, और ए वेक्टर को मान लेते हैं, चलिए ए वेक्टर को मान लेते हैं आप वाई एक्सिस की तरफ। क्लियर है, और सी वेक्टर को चलिए मान लेते हैं जेड एक्सिस की तरफ, सी वेक्टर को ये जेड एक्सिस की तरफ मान लेते हैं। क्लियर है, ये एक्स वाई जेड। ध्यान दीजिएगा, अब इस केस में ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अंदर की ओर होगा, सी जो है बाहर की ओर है पॉजिटिव जेड एक्सिस, ए क्रॉस बी अंदर की ओर माइनस जेड एक्सिस, मतलब कि एन वेक्टर का डायरेक्शन नेगेटिव जेड एक्सिस। मतलब इस केस में सी वेक्टर और एन वेक्टर जो है वो एंटी पैरेलल होंगे, सी एंड एन विल बी एंटी पैरेलल। इस केस में सी और एन एंटी पैरेलल होंगे। मतलब ध्यान दीजिएगा, सी और एन जब पैरेलल है कहने का मतलब दोनों के बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री। जब एंटी पैरेलल है तो सी और एन के बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री। क्लियर है, मतलब किसी भी केस में जब आप ये सी क्रॉस एन निकालेंगे तो सी का मैग्नीट्यूड, एन का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा जो आप लिखेंगे, सी और एन के बीच का जो एंगल होगा वो या तो 0 डिग्री होगा वो, या फिर 180 डिग्री होगा। तो साइन 0 भी 0, साइन 180 भी 0, मतलब हर हाल में ये 0 होगा। क्लियर है, मतलब यहां से लिख सकते हैं सी एंड एन विल बी either parallel और एंटी पैरेलल। अब यहाँ पे बगल में आप इस तरह से शो कर देंगे भाई कि इस केस में पैरेलल होगा, इस केस में एंटी पैरेलल होगा, दिख रहा है। क्लियर है, मतलब कि जब या तो पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा, दैट इज दोनों के बीच का एंगल जो होगा, थीटा जो होगा 0 डिग्री या 180 डिग्री। पैरेलल होगा तो एंगल 0 डिग्री, ऐसे 180 डिग्री होगा। एंड सिंस साइन 0 बराबर साइन 180 बराबर 0, इसीलिए ये पूरा टर्म, इसीलिए सी क्रॉस एन जो होगा, ये जो टर्म होगा ये आपका 0 होगा। क्लियर है, मतलब फाइनली यहां से जब ये 0 होगा ये भी 0, ये आपका 0 आ जाएगा RHS। कोई कंफ्यूजन नहीं, चलिए ठीक है। क्वेश्चन में एक बात और भी पूछ रहा है कि इज द कन्वर्स ट्रू, क्या इसका उल्टा सही है। मतलब कि पहले आपको दिया गया था कि तीनों वेक्टर जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तब प्रूफ कीजिए कि भाई ऐसा होता है, तो हम लोग प्रूफ कर दिए। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर आपको अब ये दिया गया, अब आपको ये दिया गया है कन्वर्स, अब आपको दिया गया है गिवन, अब आपको ये दे दिया गया कि भाई ऐसा है सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0। अब ऐसा है तो आपको प्रूफ करना है, या तो आपको बताना है कि क्या अगर ऐसा है तो इसका उल्टा, मतलब तो अगर ऐसा है तो क्या ए बी सी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। क्या ये जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। एग्जैक्टली बल्कि सिमिलर, इसका रिवर्स बात ही हो रहा है। देखिए ये 0 हो सकता है अगर ए और बी, यहाँ पर अगर ए और बी अगर पैरेलल हो जाए या एंटी पैरेलल हो जाए, पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाए तो अगेन ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए बी साइन 0 या आएगा या फिर ए बी साइन 180 आएगा। दोनों ही केस में ये 0 हो जाएगा, मतलब ये टोटल आपका 0 हो जाएगा। तो ए और बी तो पैरेलल या एंटी पैरेलल है, परपेंडिकुलर तो नहीं है। मतलब कन्वर्स की तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, ए और बी भी परपेंडिकुलर हो, ऐसा तो नहीं हो रहा है। क्लियर है, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इज पॉसिबल, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल व्हेन, ये पॉसिबल है व्हेन ए एंड बी आर पैरेलल और एंटी पैरेलल।
ये पॉसिबल है अगर ए और बी जो है या तो पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो, क्योंकि इस केस में आप समझ रहे हैं थीटा जो होगा या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री, इसलिए साइन 0 बराबर साइन 180 बराबर 0, इसलिए आंसर हो गया नो। मतलब चूंकि ये पॉसिबल है जब ए और बी पैरेलल एंटी पैरेलल हो, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो नहीं हो रहा है, इसलिए कन्वर्स सही नहीं है। ऐसा अगर है तो ए बी परपेंडिकुलर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, देख सकते हैं। क्लियर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन नंबर 17 का है स्टूडेंट, अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ गिवन स्ट्रेट लाइन। अच्छा क्वेश्चन है, विथ अ कांस्टेंट स्पीड v। गुड क्वेश्चन। कोई एक पार्टिकल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है विथ ए कांस्टेंट स्पीड v, मान लेते हैं विथ ए कांस्टेंट स्पीड v, कांस्टेंट स्पीड v से वो मूव कर रहा है, मतलब यहाँ भी इसका स्पीड v है, एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, डायरेक्शन तो हमेशा कांस्टेंट होगा, हर जगह उसका स्पीड v है, डायरेक्शन तो कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, ठीक है। विथ ए कांस्टेंट स्पीड v एट अ सर्टेन टाइम इट इज एट अ पॉइंट p ऑन इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ o। चलिए किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे मान लेते हैं, यहाँ पे किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे मान लेते हैं ये पार्टिकल जो है p पॉइंट पे है, ठीक है, p पॉइंट पे है, ये मान लेते हैं आपका t इक्वल्स टू t1 टाइम पे है p पॉइंट पे, ठीक है, ऑब्वियस है, स्पीड तो v है ही, ठीक है। चलिए इट इज एट अ पॉइंट p ऑन इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ, क्लियर है। o इज अ फिक्स्ड पॉइंट so that OP cross P is independent of the position of P, क्लियर। ध्यान दीजिएगा O is a fixed point। अब क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि O पॉइंट जो आपका कहाँ पर है, O पॉइंट आपका इस लाइन पर भी हो सकता है, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो इस लाइन पे होगा या फिर इस लाइन पे नहीं होगा, क्लियर है। तो मान लेते हैं जब पहला केस, फर्स्ट केस when point O is on a straight line, O पॉइंट जो है वो अगर स्ट्रेट लाइन पे हो तो सपोज कीजिए, चलिए मान लेते हैं कि O पॉइंट जो है स्टूडेंट वो मान लेते हैं आपका, मान लेते हैं कि ये आपका इसी पाथ पर है, इसी पॉइंट पर है, इसी लाइन पे है, ठीक है। तो इस केस में अब हमें प्रूफ करना है कि OP क्रॉस V इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन P, ठीक है ना। तो OP क्रॉस V इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन P, मतलब चाहे पोजीशन यहाँ पे हो, P पे हो या कहीं और, कोई एक दूसरा मान लेते हैं, मान लिया ये P डैश एक मान लेते हैं, ये T इक्वल्स टू T2 टाइम पे मान लेते हैं, ठीक है। उस समय भी स्पीड तो कंटिन्यू इसका V ही है, कंटिन्यू इसका स्पीड V ही है, ठीक है ना। तो चाहे OP क्रॉस V हम निकालें या फिर OP डैश क्रॉस V निकाले, कहीं पे कोई P डबल डैश मान ले, कहीं भी निकाले, हमेशा P के पोजीशन से इंडिपेंडेंट होगा इसका वैल्यू, OP क्रॉस V का जो वैल्यू होगा हमेशा इंडिपेंडेंट होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑब्वियस आप समझ सकते हैं, चूंकि दोनों ही केस में OP क्रॉस V आप निकालिएगा तो OP भी यही डायरेक्शन है, V का भी यही डायरेक्शन है, तो OP A क्रॉस B, AB साइन थीटा, ठीक है। तो OP क्रॉस V क्रॉस साइन थीटा साइन 0, मतलब ये आपका 0 हो गया, ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका वैल्यू जो है। या फिर अगर OP डैश क्रॉस V निकालते हैं तो ध्यान दीजिएगा OP डैश इसका वैल्यू इंटू V का वैल्यू इंटू साइन, इस केस में भी OP डैश और V एक ही है, साइन 0, मतलब कि पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर वो पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पाथ पर है तो P के पोजीशन से OP क्रॉस V का जो वैल्यू है, सो दैट OP क्रॉस V इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन P, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमेशा आंसर 0 आ रहा है, क्लियर है। चलिए दूसरा पोजीशन देखते हैं स्टूडेंट, दूसरा केस देखते हैं जब ऑब्वियस दूसरा पॉसिबिलिटी यही बनेगा, दूसरा केस व्हेन O इज नॉट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, जब वो जो है वो स्ट्रेट लाइन पर नहीं हो स्टूडेंट। एक मिनट,
ओ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इस केस में अब मान लेते हैं कि ओ पॉइंट जो है वो आपका यहाँ पर है। चलिए मान लेते हैं वो पॉइंट यहाँ पर है। अब अगेन दो पोजीशन हम लोग लेते हैं, प्रूफ करना है कि भाई ओपी क्रॉस बी। एक पोजीशन मान लिया ले लेते हैं पी ले लेते हैं ये, और एक दूसरा पोजीशन मान लिया अगेन पी डैश ले लेते हैं। ठीक है, वेलोसिटी स्पीड तो हमेशा इसी डायरेक्शन में भी स्पीड हमेशा ऑलवेज स्ट्रेट लाइन की तरफ मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड भी से। प्रूफ करना है कि ओपी क्रॉस भी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन पी के पोजीशन से इंडिपेंडेंट है। चलिए ओपी क्रॉस भी निकालना है, तो पहले हम लोग चलिए देखते हैं इस पी पोजीशन के लिए निकालते हैं। तो ओपी ध्यान दीजिएगा, ओपी वेक्टर आपका कौन सा होगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। ओपी वेक्टर आपका होगा ये वाला ओपी, इसके तरफ बढ़ जाइए, ये आपका ओपी वेक्टर हो गया स्टूडेंट, ओपी क्रॉस बी। क्लियर है? तो चलिए हम लोग पहले निकालते हैं ओपी क्रॉस बी को स्टूडेंट हम लोग देखिए लिख सकते हैं ओपी का मैग्नीट्यूड इंटू भी वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड स्पीड भी ही है इंटू साइन। ध्यान दीजिएगा, साइन मान लेते हैं दोनों के बीच का एंगल है θ1, तो साइन θ1। ठीक है स्टूडेंट, साइन θ1 ये आपका हो गया ओपी क्रॉस भी साइन θ1। चलिए ठीक है, अब निकालते हैं ओपी डैश क्रॉस भी। तो ओपी डैश ध्यान दीजिएगा, ओपी डैश कुछ इस तरह का, ये ओपी डैश हो गया, तो ये हो गया ओपी डैश वेक्टर ये हो गया। ठीक है, ओपी डैश वेक्टर का ये डायरेक्शन हो गया, यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ होगा, ऑब्वियस है। ठीक है, ओपी डैश वेक्टर मान लेते हैं इस केस में ओपी डैश और भी के बीच का एंगल जो है θ2, ऑब्वियस है एंगल चेंज कर जाएगा, समझिएगा एंगल चेंज कर जाएगा, ये तो पक्का बात है। चलिए तो ये इसका मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो ओपी डैश क्रॉस भी इंटू साइन θ2। चलिए ठीक है स्टूडेंट, एक बात यहाँ पर कॉमन है, ये पॉइंट ओ जो है ये दिया गया है कि फिक्स्ड पॉइंट है, O इज अ फिक्स्ड पॉइंट है। मान लेते हैं इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस स्ट्रेट लाइन से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो y है। ध्यान दीजिएगा ये y भी फिक्स होगा, ये y चूंकि जब पॉइंट O फिक्स है, यह स्ट्रेट लाइन से इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हमेशा फिक्स होगा। ये डिस्टेंस वैरी कर रहा है, पॉइंट पार्टिकल जैसे जैसे आगे जा रहा है ये डिस्टेंस इसका वैरी कर रहा है, एंगल वैरी कर रहा है, लेकिन ये डिस्टेंस आपका फिक्स होगा, y आपका फिक्स्ड होगा, y आपका क्या होगा, फिक्स्ड होगा। चलिए ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं ये पॉइंट को मान लेते हैं, अगर m पॉइंट मान लेते हैं तो ध्यान दीजिए इन ट्रायंगल OMP में हम लिख सकते हैं साइन थीटा, ये एंगल थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है तो ध्यान दीजिए ये भी एंगल आपका θ1 होगा, ये θ1 है तो ठीक है। उसी तरह अगर ये एंगल θ2 है तो ये भी एंगल आपका θ2 होगा, ठीक है। तो देखिए इस ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं OMP, इन ट्रायंगल OMP में ध्यान दीजिएगा OMP, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल इसमें लिख सकते हैं साइन θ1 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर y बाय हाइपोटेन्यूज क्या होगा OP। इसीलिए OP इंटू साइन θ1 इक्वल्स टू y हो जाएगा, OP साइन θ1 इक्वल्स टू y। तो ध्यान दीजिएगा ये OP क्रॉस भी क्रॉस साइन θ1 है, इसको हम लिख सकते हैं y क्रॉस भी, चूंकि OP क्रॉस साइन θ1 आपका हो गया y, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उसी तरह यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं इन ट्राइंगल, ध्यान दीजिएगा अब इस पूरे ट्राइंगल में लेते हैं OMP में देखिए तो हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल OMP साइन θ2 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर y बाय हाइपोटेन्यूज y बाय OP, इसीलिए OP साइन θ2 का वैल्यू क्या हो जाएगा y, OP साइन θ2, तो OP साइन θ2 y हो जाएगा, दिस अगेन बिकम्स y भी। क्लियर स्टूडेंट, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंसेप्चुअल भी क्लियर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। किसी स्टूडेंट को यहाँ पर डॉट है कि क्रॉस लिखे, भाई आप एक तरह से उसके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट कर रहे हैं, वेक्टर का नहीं प्रोडक्ट कर रहे हैं, वेक्टर में फर्क पड़ता है डॉट या क्रॉस से, बाकी जगह नहीं फर्क पड़ता है। क्लियर स्टूडेंट, तो y भी कांस्टेंट है, भी कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट, भी कांस्टेंट, ठीक है, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू आ गया,
कांस्टेंट वैल्यू आ गया, ये कांस्टेंट वैल्यू आ गया। कहने का मतलब यही है कि OP क्रॉस V जो है उसका वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन P, पोजीशन P से इंडिपेंडेंट है, पोजीशन P से इंडिपेंडेंट है। किसी और तीसरे पोजीशन के लिए भी आप निकालिएगा तो ध्यान दीजिए OP क्रॉस P का जो वैल्यू होगा ये हमेशा कांस्टेंट आएगा, y भी के बराबर होगा। अंतर ये हो रहा है कि हाँ एंगल चेंज हो रहा है, OP का लेंथ चेंज हो रहा है, OP डैश का मैग्नीट्यूड लेंथ चेंज होते जा रहा है, लेकिन ओवरऑल इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा कांस्टेंट रह रहा है। क्लियर है? और डायरेक्शन भी आप समझ सकते हैं, हमेशा OP का ये डायरेक्शन है तो OP क्रॉस भी इसके परपेंडिकुलर कुछ इस डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो गया। OP डैश भी तो OP डैश भी इसका भी डायरेक्शन कांस्टेंट हो गया। तो ओवरऑल फाइनली ये जो वेक्टर है ये वेक्टर हमेशा कांस्टेंट रहेगा इसका वैल्यू। क्लियर स्टूडेंट? चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 स्टूडेंट कह रहा है द फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इज गिवन बाय। ठीक है, कोई चार्ज पार्टिकल जो है उस पर जो टोटल फोर्स लग रहा है QE इंटू QV क्रॉस P। अभी अचानक यहाँ पर क्या आया, क्या अचानक से आ गया QE QV क्रॉस P। ऑब्वियस है इन चीज़ के बारे में काफ़ी डिटेल से क्लास 12th में आप लोगों को पढ़ना है, वहाँ पे डिटेल से हम बताएंगे भी। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फिलहाल जो थ्योरी वगैरह हो चुका है उसका लिंक दे देंगे, वहाँ पे आप वहाँ पे देख सकते हैं। ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि कैसे ये QE इलेक्ट्रिक फोर्स इतना कैसे हो जाता है। क्लियर है? जब मैग्नेटिक फोर्स पढ़ाएंगे तो वहाँ भी हम लोग देखेंगे डिटेल से कि इतना मैग्नेटिक फोर्स लगता है। क्लियर है? इसको लॉरेंट फोर्स कहते हैं। फिलहाल जस्ट फॉर इंटरेस्ट आप इतना जान सकते हैं कि किसी चार्ज पार्टिकल, कोई चार्ज पार्टिकल Q जो है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E और मैग्नेटिक फील्ड P में अगर भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस पर टोटल इतना वैल्यू का फोर्स लगता है। फिलहाल अभी आप इतना जाने। क्लियर है? वही बता रहे हैं कि इतना इस पे फोर्स लग रहा है। क्वेश्चन आगे कह रहा है सपोज E इज अलोंग द एक्स एक्सिस। E जो है क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक्स एक्सिस की तरफ है, E जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ है और B इज अलोंग द वाई एक्सिस। B जो है आपका दिया गया है कि ये वाई एक्सिस की तरफ है, B जो है आपका वाई एक्सिस की तरफ है। तो क्वेश्चन आगे पूछ रहा है इन व्हाट डायरेक्शन एंड विथ व्हाट मिनिमम स्पीड V शुड अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल बी सेंट सो दैट द नेट फोर्स ऑन इट इज जीरो। किसी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को, ऑब्वियसली उसका चार्ज Q यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस चार्ज पार्टिकल Q को जहाँ पे किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड E वैल्यू का एक्स एक्सिस की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड B वैल्यू का वाई एक्सिस की तरफ एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको उस रीजन में हम कितना मिनिमम स्पीड से फेंकें और साथ ही साथ किस डायरेक्शन में हम उसको प्रोजेक्ट करें। क्लियर है? सो डैट कि उस पर नेट फोर्स जीरो हो लगे, उस पर नेट फोर्स जीरो हो जाए, रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू जीरो हो जाए। क्लियर है? तो देखिए बहुत ही बेसिक तरीके से यहाँ पे नेट फोर्स हम लोगों को दिया गया है, गिवन क्या दिया गया है कि भाई नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। F जीरो कहने का मतलब ऑब्वियस है ये जीरो होना चाहिए। QE प्लस QV क्रॉस B इक्वस टू जीरो। क्लियर है ना? यहाँ से ऑब्वियस है अगर आप Q कॉमन ले लेते हैं दोनों में तो E प्लस V क्रॉस B, E प्लस V क्रॉस B इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है? अब ऑब्वियस है Q तो जीरो होगा नहीं, इट हैज सर्टेन वैल्यू ऑफ चार्ज, मीन्स फाइनली E प्लस V क्रॉस B इक्वल्स टू जीरो। E प्लस V क्रॉस B इक्वल्स टू जीरो। क्लियर स्टूडेंट? मतलब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं E इक्वल्स टू माइनस V क्रॉस B, E इक्वल्स टू माइनस V क्रॉस B। क्लियर स्टूडेंट? नाउ अब देखिए हम लोगों को क्या निकालना है, V का डायरेक्शन भी निकालना है, कितना वेलोसिटी से किस डायरेक्शन में फेंके, किस डायरेक्शन में, इन व्हाट डायरेक्शन में पूछ रहा है, किस डायरेक्शन में फेंके ये भी हम लोगों को निकालना है और कितना स्पीड से फेंके। क्लियर है? ये भी यहाँ से निकालना है। ध्यान दीजिए, चलिए डायरेक्शन का जहां तक बात है तो ध्यान दीजिए E आपका एक्स एक्सिस की तरफ है, B आपका इस डायरेक्शन में, तो V क्रॉस B का डायरेक्शन E के तरफ होना चाहिए। मतलब V का क्या डायरेक्शन हो यहां से ऐसा समझिए कि V क्रॉस B या ऐसे समझिए, इसीलिए E वेक्टर जो है नेगेटिव ऑफ V क्रॉस B मतलब B क्रॉस B, इसको उलट देते हैं
क्लियर है, अपोजिट जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट v क्रॉस b का जो डायरेक्शन है उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होगा, b क्रॉस v, नेगेटिव हट जाएगा। क्लियर है। अब e का डायरेक्शन b क्रॉस v के डायरेक्शन में है, तभी तो दोनों वेक्टर बराबर है। तो v का क्या डायरेक्शन हो, e का x एक्सिस की तरफ है, b का y एक्सिस की तरफ है। तो v देखिए, v अगर आपका z एक्सिस की तरफ होगा, अगर z एक्सिस की तरफ होगा तो v b क्रॉस b, b क्रॉस b, b क्रॉस v करेंगे, ये v का डायरेक्शन आपका z एक्सिस की तरफ हो गया, z एक्सिस की तरफ हो गया, तो b क्रॉस v करेंगे तो ये आपका आ जाएगा e की तरफ, x एक्सिस की तरफ, मतलब e के डायरेक्शन में, मतलब ये आपका बराबर हो जाएगा। क्लियर है। मतलब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इन ये v जो हो, v का जो डायरेक्शन होगा वो z एक्सिस की तरफ होगा, इन z एक्सिस, तभी तो z एक्सिस की तरफ होगा, तभी तो b क्रॉस b करेंगे, तभी तो वो e के बराबर होगा इस एक्सप्रेशन के हिसाब से। क्लियर है। चलिए अब v का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो टेकिंग मैग्नीट्यूड, दोनों तरफ हम लोग मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, टेकिंग मैग्नीट्यूड। क्लियर है। मतलब e का भी इधर मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, इधर b क्रॉस v का भी मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। चलिए e का मैग्नीट्यूड e हो गया, e का मैग्नीट्यूड e आपको दिया हुआ है, b क्रॉस v, तो b का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड साइन। अब जस्ट अभी हम लोग देख लिए हैं कि भाई v का जो डायरेक्शन है z एक्सिस की तरफ है, v का डायरेक्शन z एक्सिस की तरफ है, z एक्सिस की तरफ होगा तभी तो b क्रॉस v जो वेक्टर है वो e वेक्टर के बराबर होगा, क्योंकि दो वेक्टर को बराबर होने के लिए डायरेक्शन भी बराबर होना चाहिए। क्लियर है। मतलब b और v के बीच का एंगल 90 डिग्री है, b y एक्सिस की तरफ है, v जो है आपका z एक्सिस की तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, मतलब यहाँ से e इक्वल्स टू बी भी, इसलिए v इक्वल्स टू e बाई बी, इतना स्पीड से E आपको दिया हुआ है कि इतना वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है स्पेस में एक्स एक्सिस की तरफ, इतना वैल्यू का मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, तो मिनिमम स्पीड कितना मिनिमम स्पीड से फेंकना होगा, तो E बाई भी, और कितना किस डायरेक्शन में, तो Z एक्सिस की तरफ फेंकना होगा। क्लियर है। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 E बाई बी। क्लियर है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है स्टूडेंट, गिव एन एग्जांपल फॉर विच, एक ऐसा एग्जांपल देना है जिसके लिए a डॉट बी इक्वल्स टू c डॉट बी ऐसा हो जाए। तीन वेक्टर है a b c, तीन वेक्टर हैं जहां पर a डॉट बी का जो वैल्यू है वो c डॉट बी के बराबर है, और साथ ही साथ एक ऐसा एग्जांपल देना है, ये तो हो ही, साथ ही साथ a वेक्टर जो है c वेक्टर के बराबर ना हो, a वेक्टर जो है c वेक्टर के बराबर ना हो। स्टूडेंट बहुत सा ऐसा बहुत ही एग्जांपल हो सकता है, जैसे मान लिया पहला एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल 1, जैसे मान लिया सपोज कीजिए, बहुत ही आसान है, आप तीनों वेक्टर को मान लीजिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ए को मान लीजिए एक्स एक्सिस की तरफ, ए वेक्टर को मान लीजिए आप एक्स एक्सिस की तरफ, बी को मान लीजिए आप वाई एक्सिस की तरफ, और सी को मान लीजिए जेड एक्सिस की तरफ लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, हो सकता है ना, कोई दिक्कत है नहीं, ऑब्वियस है इसमें ए और सी जो है बराबर तो नहीं है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ अब देखते हैं क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इस केस में ए डॉट बी भी ए बी कॉस 90 डिग्री हो रहा है, ए बी कॉस 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो कॉस 90 डिग्री आपका 0 हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ सी डॉट बी भी सी बी कॉस, सी और बी के बीच का भी एंगल 90 डिग्री, चूंकि वाई एक्सिस एक दूसरा जेड एक्सिस की तरफ, तो कॉस 90 डिग्री, ये भी 0, तो ए डॉट बी इक्वल टू सी डॉट बी है, इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। ए और सी बराबर भी नहीं है, क्योंकि एक एक्स एक्सिस की तरफ है, एक जेड एक्सिस की तरफ है। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए और भी एग्जांपल्स हो सकता है, इजी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। चलिए मान लेते हैं ए वेक्टर आपका कुछ इस तरह से मान लिया, ए वेक्टर इस तरह से मान लेते हैं, बी वेक्टर इस तरह से है, और सी वेक्टर को इस तरह से मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए अभी क्या है कि अब ए डॉट बी, यहाँ भी ए डॉट बी निकालेंगे, तो वो भी 0 होगा, बी डॉट सी निकालेंगे तो ये भी 0 होगा, और ए और सी, इस एग्जाम्पल में क्या था कि ए और सी भी 90 डिग्री एंगल पर था, यहाँ पर दोनों एंटी पैरेलल हो गया। ए वेक्टर आपका इधर नॉर्थ की तरफ है, सी
सी वेक्टर आपका साउथ की तरफ है, बी वेक्टर आपका ईस्ट की तरफ है। तो इस केस में भी आप देख सकते हैं ए डॉट बी, इस केस में भी ए डॉट बी आपका जीरो होगा चूंकि cos 90 जीरो, बी डॉट सी भी आपका, सी डॉट बी भी आपका जीरो होगा cos 90 जीरो, और साथ ही साथ ए और सी बराबर नहीं है, ए और सी बराबर नहीं है। और भी एग्जाम्पल देखिए आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल थ्री कुछ इस तरह का सिमिलर टाइप का एग्जाम्पल मान लेते हैं। ए वेक्टर आपका ईस्ट की तरफ मान लेते हैं, सी वेक्टर आपका वेस्ट की तरफ मान लेते हैं, और बी वेक्टर मान लेते हैं आपका नॉर्थ की तरफ। ध्यान दीजिएगा इस केस में भी अगेन ए डॉट बी आपका 90 डिग्री cos 90 जीरो आएगा, सी डॉट बी भी cos 90 जीरो आ जाएगा, सी डॉट बी भी। साथ ही साथ ए और सी बराबर नहीं है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एंटी पैरेलल है, तो ये भी एग्जाम्पल हो गया। क्लियर स्टूडेंट? तो चलिए मिलते हैं हम लोग स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।